ओके, तो लास्ट क्लास तक इलेक्ट्रिसिटी पूरा हो गया था। अब अपन आज थोड़ा सा ग्रेविटेशन 2 का जो पोर्शन है पहले तो वो कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद फिर डिस्कशन वाला पोर्शन करेंगे अपना आज, है ना। तो आज अपना यही सब चीजें करेंगे, ठीक है। और आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कहीं कोई थ्योरी में कोई डाउट हो तो आप वो भी पूछ सकते हो। तो पहले तो मैं ग्रेविटेशन 2 स्टार्ट करता हूँ। देखो ग्रेविटेशन 2 बेसिकली मैंने तो सारी चीजें ऑलरेडी उसकी रिवीजन क्लासेस में आपको बता दी है कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशन में एनालॉजी होती है ना। तो एक बार फॉर्मली अच्छे से सारी चीजों को फिर से देख लेंगे अपन। मैंने क्या क्या बताया था मैं शॉर्ट में एक बार फिर से बता देता हूँ, फिर अपन फॉर्मली और भी कुछ चीजें एक्स्ट्रा है जो मैंने बताई नहीं थी वो भी बता दूंगा। चलिए, तो हमने देखा था कि जो दो चार्जेस के बीच का जो फोर्स होता है Q1 Q2 अगर r डिस्टेंस पर रखे तो इनके बीच का जो फोर्स होता है वो लिखते थे अपन के Q1 Q2 by r स्क्वायर। ऐसे मेरे पास अगर दो मासेस है m1 m2 r डिस्टेंस पे तो इनके बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा वो लिखते थे अपन G m1 m2 by r स्क्वायर मैग्नीट्यूड में। तो दोनों मैग्नीट्यूड को देख के आपको समझ में आ रहा है कि G K के बदले आ गया है, M चार्ज के बदले M आ गया है। तो यहाँ से आप एनालॉजी समझ सकते हो कि जहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में K लिखते हैं ग्रेविटेशन में उसे G लिखते हैं, मतलब 1/4 pi epsilon naught is equivalent to G ग्रेविटेशन, या हम एप्सिलॉन नॉट को लिख सकते थे 1/4 pi G। ये इक्विवेलेंसी अपन ने देख ली थी। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक में जहां अपन चार्ज यूज करते हैं, ग्रेविटेशन में वहां अपन मास यूज करते हैं, ठीक है। ये अपन ने सिमिलैरिटीज देखी थी, कुछ डिससिमिलैरिटीज भी थी। डिससिमिलैरिटीज क्या थी वो सब अपन अब फॉर्मली अच्छे से देखते हैं चीजें, ठीक है। तो आपके मॉड्यूल में अगर आपने थ्योरी देखी हो तो आपके मॉड्यूल में बहुत अच्छे से सारी चीजों को टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है ना। तो मैं भी आपको टेबुलर फॉर्म में ही से बताने वाला हूँ, जस्ट अ सेकेंड। एक सेकंड रुकिएगा। देखिए ये मैंने आपको मॉड्यूल शेयर करा है, सभी बच्चों को आई थिंक दिख रहा होगा। और इसमें अपन फटाफट आ जाते हैं ग्रेविटेशन 2 वाले पोर्शन पर। तो ग्रेविटेशन 2 का पोर्शन काफी इसमें एंड में दिया हुआ है, कैपेसिटर से थोड़ा पहले, ठीक है। ये देखो ये ग्रेविटेशन का बिगिनर बॉक्स और ग्रेविटेशन 2 की थ्योरी। तो सबसे पहले तो इसमें देखिए बहुत अच्छे से टेबुलर फॉर्म में चीजें दी गई है, तो इसलिए मुझे लगा कि यार इससे पढ़ लेते अपन ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। थ्योरी लिखना भी आपके लिए काफी आसान हो जाएगी, आपके सामने लिखी हुई रहेगी चीजें, तो ठीक है। तो देखो अगर हम कंपैरिजन करें बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फील्ड तो कुछ सिमिलैरिटीज है और कुछ डिससिमिलैरिटीज भी हमारे पास, ठीक है। कंपैरिजन करें तो कुछ सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी भी है। सिमिलैरिटी क्या क्या है दोनों में, इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फील्ड हैव लॉट इन कॉमन, द एक्सप्रेशन फॉर फोर्सेस फील्ड फ्रॉम पॉइंट सोर्सेस एक जैसा फॉर्म होता है, और एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल भी एक जैसा आता है, दोनों ही 1/r के प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इनको यूज करके अगर अपन एक टेबल में देखो उन्होंने पूरा कंपेयर कर रखा है ना, एक टेबल में हमारे पास पूरा यहाँ पे कंपेयर कर रखा है। तो फोर्स यहाँ पे ग्रेविटेशन में फोर्स जो होता है वो मासेस के बीच में होता है, यहाँ पे चार्जेस के बीच में होता है। यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जी होता है या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। लेकिन एक डिफरेंस भी है कि ये हर मटेरियल में जी की वैल्यू चेंज नहीं होती, पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिपेंड्स ऑन द मीडियम। ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक बड़ा फर्क ये होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो फोर्स है वो मीडियम डिपेंडेंट होता है, पर ग्रेविटेशन का फोर्स मीडियम डिपेंडेंट नहीं है। दो मासेस को उठा के पानी में डाल दो तो उनके बीच का जो अट्रैक्शन का फोर्स है बदलेगा नहीं, इलेक्ट्रो ग्रेविटेशन की वजह से जो अट्रैक्शन का फोर्स आएगा इट वोंट चेंज इन मीडियम। मीडियम में यहाँ कोई ग्रेविटेशन में कोई डायलेक्ट्रिक जैसा कुछ कॉन्सेप्ट होता नहीं है, तो यहाँ कॉन्सेप्ट वैसा आएगा नहीं। स्मॉल जी मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड, उसको लिख देंगे जीएम बाय आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाय आर स्क्वायर, एक जैसे फॉर्मुलेज है। डायरेक्शन ऑफ फील्ड, डेफिनेशन ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, फोर्स पर यूनिट मास, यहाँ पे फोर्स पर यूनिट चार्ज लेते हैं, ग्रेविटेशन में पर यूनिट मास लेते हैं चीजों को, यहाँ पे पर यूनिट चार्ज ले लेते हैं, तो सिमिलर काइंड ऑफ चीजें है। रेडियल डायरेक्शन में फोर्स होता है gm1 m2 बाय r स्क्वायर, पर ये हमेशा अट्रैक्टिव होता है। और इलेक्ट्रोसिटी में फोर्स अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों टाइप के हो सकते हैं। अट्रैक्टिव फोर्स r वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, अगर एक चार्ज से दूसरे चार्ज की तरफ देखे अपन तो अगर वो अट्रैक्ट हो रहा है तो r के अपोजिट फोर्स आएगा, इसलिए हम ग्रेविटेशन में कई बार फोर्स को माइनस में भी लिखते हैं, बिकॉज वो अट्रैक्टिव होता है तो हम साइन के साथ माइनस भी लगा देते हैं। पोटेंशियल निकाले तो ग्रेविटेशन में पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव आएगा, क्योंकि ग्रेविटेशन में फोर्स हमेशा अट्रैक्शन का होता है, तो पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव।
तो ग्रेविटेशन में पोटेंशियल शुड बी रिटर्न विथ माइनस साइन ऑलवेज। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ऐसा कुछ नहीं होता भाई, चार्ज का जो साइन होता है वो लिख दो, उसके हिसाब से पोटेंशियल का साइन आएगा। डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल वही होती है सेम दोनों में, वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव मास फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट इन अ फील्ड, और यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाते हैं, वहां मास लिखते हैं, मास में पॉजिटिव लगाने की जरूरत है नहीं, तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट मास फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन बिल्कुल वैसे ही लिखना है जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लिखते हैं अपन, चार्ज इनटू पोटेंशियल इज पोटेंशियल एनर्जी, तो बिल्कुल सेम तरीके से यहाँ पे लिखा है। तो ये सारे सिमिलैरिटीज आई थिंक सबको क्लियर है, ये सब हमने कई बार देखा हुआ है, एक बार अपने फॉर्मली अच्छे से और देख लिया। किसी को कोई भी कहीं भी डाउट यहाँ तक इन सिमिलैरिटीज में कोई भी डाउट? डाउट नहीं है तो नो लिख दीजिए, नो डाउट है, ओके चलिए बहुत बढ़िया है ना। अब उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस भी थे, तो डिफरेंसेस क्या थे वो देखते। ये डिफरेंस वाला पॉइंट मैंने आपको पहले नहीं बताया था, तो डिफरेंस वाला पॉइंट आपके लिए नया है ना, ये आपको थोड़ा अच्छे से समझना है। ठीक है, ये मैंने आपको पहले नहीं पढ़ाया था कि क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड में। तो सबसे बड़ा डिफरेंस, फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज मच वीकर देन द इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स से ग्रेविटी का फोर्स कंपेयर करें तो देखो लिखा है 10⁻40 टाइम्स का कुछ ऑर्डर होता है। फॉर एग्जांपल द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन इन हाइड्रोजन एटम इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻40 टाइम्स द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी की फोर्स से 10⁻40 टाइम्स ज्यादा फोर्स है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में हाइड्रोजन एटम में। तो क्योंकि जी की वैल्यू बहुत कम है तो ये फोर्स ऑफकोर्स बहुत ज्यादा हो जाता है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, जो थोड़ी देर पहले बात करी भी थी, हमेशा यहाँ पर मासेस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ही होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में रिपल्शन भी एग्जिस्ट कर सकता है और यहाँ सिर्फ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, कोई और पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रिक फोर्सेस हो सकते हैं पर यहाँ केवल पॉजिटिव होता है। उसके बाद बोला है दिस मीन्स ग्रेविटी कैन बी डोमिनेंट फोर्स ओवर लार्ज डिस्टेंस, मतलब बड़े डिस्टेंसेस पे देखेंगे तो ये केवल हमेशा एक ही टाइप का अट्रैक्टिव है, इसलिए लार्ज डिस्टेंस जाके ग्रेविटी का फोर्स इंपॉर्टेंट हो जाता है, डोमिनेटिंग हो जाता है। क्योंकि चार्जेस के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन रिपल्शन दोनों काइंड के फोर्स होने से ज्यादा डिस्टेंस पे जाएंगे तो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों टाइप के चार्ज होते हैं, तो मिलकर नेट फोर्स जीरो जैसा हो जाता है ना, क्योंकि पॉजिटिव से रिपल्शन हुआ मान लो तो नेगेटिव से अट्रैक्शन होगा तो मिलकर जीरो जैसा फोर्स हो जाता है। और बड़ी डिस्टेंस पे जाके सारे मासेस तो अट्रैक्ट ही करते हैं, इसलिए ग्रेविटेशन का फोर्स बड़ी डिस्टेंस पे बड़े ऑब्जेक्ट में सिग्निफिकेंट बच जाता है। इलेक्ट्रिक चार्जेस टेंड टू कैंसल ईच अदर आउट, सो ओवर लार्ज डिस्टेंसेस द इलेक्ट्रिक फोर्सेस इज क्लोज टू जीरो। बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्सेस क्लोज टू जीरो हो जाएगा लार्ज डिस्टेंस पे, या हेवनली बॉडीज टाइप की बॉडी में देख रहे हैं। तो ये एक अच्छा बड़ा पॉइंट था। फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट और आ रहा है अपने पास, देयर इज नो इंडक्शन इफेक्ट इन ग्रेविटेशन। मास की वजह से कोई इंड्यूस मासेस नहीं आ जाते, जैसे चार्ज रखने से इंड्यूस चार्जेस क्रिएट होते हैं ना मेटल में, वैसे मास में ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो अगर मेरे पास एक कंडक्टिंग स्फीयर के बाहर एक पॉइंट चार्ज रखा है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस हो जाते हैं। चार्ज के पास में नेगेटिव, दूर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इनकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो होती है। ठीक है, हाँ, और इधर जो मास वाले केसेस में ऐसा नहीं होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं बोलेंगे। मास की जो शेल है वो शेल अगर यूनिफॉर्म होगी तो उसकी वजह से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, लेकिन हम जो पॉइंट मास है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बच जाएगी, ग्रेविटेशनल फील्ड बच जाएगी। ठीक है, यस, हाँ, और इसका रीजन वही है कि भाई मीडियम में फोर्स वेरी नहीं करता है, मासेस हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स बनाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें बोल सकते हैं अपन। So when we observe field inside a spherical shell, it is zero in both electrostatic case and gravitation when no charge or mass is outside. But when a point charge is placed outside a conducting shell, the electric field inside conductor remains zero due to induction. But in case of gravitation, when a point mass is placed outside the sphere, there is gravitational field inside the sphere due to the point mass. तो मासेस में कोई इंडक्शन का इफेक्ट नहीं होता है, तो वहां पे ऐसा नहीं होगा कि किसी स्फीयर के अंदर की कंडक्टिंग स्फीयर हो जाए तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो टाइप का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। ठीक, हाँ, ग्रेविटेशनल शील्डिंग टाइप का कोई कॉन्सेप्ट होगा नहीं ऑफकोर्स, इसीलिए है ना, सेम रीजन हो गया कि ग्रेविटेशनल शील्डिंग जैसा कुछ कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा। चलो, तो ये अपना इस पेज की सारी चीजें कंप्लीट हो गई। उसके बाद की चीजें तो देखो, ये सब चीजें मैं पहले भी बता चुका हूँ। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी अगर एक स्फीयर की वजह से लिखेंगे तो वो आ जाएगी gm/r², सरफेस पे हो जाएगी gm/R², अंदर हो जाएगी वही gm/r3, जैसा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था। शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती है तो यहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड भी जीरो होगी, है ना।
ये सारी चीजें ऑलमोस्ट सब पढ़ी हुई है अपनी, ठीक है। उसके बाद ये कुछ और उन्होंने सॉलिड स्फीयर और स्फेरिकल शेल की ग्राफ बना दिया ग्रेविटेशनल फील्ड का। हाँ, ये नोट आपको आपके मॉड्यूल में है, आप उसको कॉपी में नोट कर सकते हो बाद में, अभी ठीक है, अभी आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद कुछ इलस्ट्रेशन है, जिस तरह के इलस्ट्रेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो ये आप लोग एक बार खुद ही देख लेना, कुछ अगर इसमें डाउट लगे, दिक्कत लगे तो मुझसे पूछ सकते हो, है ना। ये सारे इलस्ट्रेशन ऑलमोस्ट सारे अपन कर चुके हैं, ठीक है। आप अगर देखेंगे तो सारे कर चुके हैं। जैसे एक ये सेल्फ एनर्जी का कॉन्सेप्ट अपन ने कल परसों ही पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, सेम ग्रेविटेशन में भी हो जाएगा। अर्थ एक सॉलिड स्फीयर होती है तो उसकी सेल्फ एनर्जी हो जाएगी 3/2 gm²/r, 3/5 gm²/r। जैसे सॉलिड यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर की होती है ना 3/5 kq²/r, वैसे यहाँ पे gm कर देना उसको kq के बदले। चलो, कहीं भी कोई भी इसमें कोई समस्या, कोई डाउट, सब चीज क्लियर? तो आप लोगों ने बिगिनर बॉक्स ट्राई करा इसका? क्या बिगिनर बॉक्स करा आपने? तो बिगिनर बॉक्स आपको होमवर्क में दिया था मैंने, ठीक है। कई बच्चों ने देखो मुझे मैसेज कर रहे हैं कर लिया है, कई बच्चे ये भी बोल रहे हैं नहीं करा है, ठीक है। ओके, तो कुछ बच्चे ने बोल रहे हैं कि कर लिया है, वेरी गुड। जिन्होंने नहीं करा है, अब चलो आज का दिन और ले लो, पर यार कंप्लीट कर लो, आज तो लास्ट दिन ले लो और कंप्लीट करो इसको, ठीक है। अब अपने डिस्कशन पे आ जाते, तो काफी डिस्कशन बचा हुआ था अपना। पेज 116 पर एप्सिलॉन नॉट की एनालॉजी अलग दे रखी है, पेज 116 पर एप्सिलॉन नॉट की एनालॉजी अलग दे रखी है, क्या बात कर रहा हूँ। माइनस साइन लगाया देखो उन्होंने, बस वो माइनस, मैंने एप्सिलॉन नॉट को ये दिखाया था, उन्होंने माइनस इसलिए लगा दिया क्योंकि वो फोर्स अट्रैक्टिव होता है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो फील्ड में डायरेक्शन में माइनस साइन लगा देना है, तो वो माइनस लगाया उन्होंने, कोई एनालॉजी अलग थोड़ी है, ठीक है। हाँ, वो मैग्नीट्यूड तो यही कहेंगे ना अपन, एप्सिलॉन नॉट और जी का मैग्नीट्यूड में रिलेशन तो यही होगा, ठीक है। वो तो उन्होंने साइन डायरेक्शन के लिए लगाया है, तो वो तो मैंने पहले भी बोला ना कि ग्रेविटेशन का फोर्स अट्रैक्टिव ही होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा, ग्रेविटेशनल फील्ड हमेशा अट्रैक्टिव होगी, तो माइनस साइन के साथ ही आएगी, ठीक है। चलो, तो ये तो सेम ही चीज थी। अब डाउट्स पे आ जाते हैं देखो आपके, तो बताते जाओ फिर। चलो, BB10 में कराए कुछ, BB10 हो गया पूरा या? चलो, BB10 के क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट हो तो भेज दीजिए मुझे जल्दी से। BB10 में कोई डाउट? BB10 में कोई भी डाउट? क्वेश्चन नंबर 8 आ रहा है मेरे पास, ठीक है। Question number 8. An identical water drop each charge to potential U coalesce to a single drop. The potential energy of the single drop is. तो एक सिंगल ड्रॉप की पोटेंशियल एनर्जी पूछी है और पहले आइडेंटिकल ड्रॉप दी है और वो सब मिलके एक बड़ी ड्रॉप बना रहे है ना। तो देखो, छोटी छोटी ड्रॉप यूनिफॉर्मली चार्ज है, ऐसा कहा है उन्होंने, यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो मान लेते यूनिफॉर्मली चार्ज है, अंदर भी चार्ज है, तो इसमें चार्ज अगर की और उसकी रेडियस स्मॉलर होगी तो इसकी सेल्फ एनर्जी हो जाना चाहिए 3/5 kq²/r, ये इसकी सेल्फ एनर्जी हो जाना चाहिए। अब ऐसी एन ड्रॉप को अगर मैंने मिलाकर एक बड़ी ड्रॉप बना दी, ऐसी एन ड्रॉप को मिलाकर एक बड़ी ड्रॉप बना दी, बहुत सारी ऐसी एन ड्रॉप को मिला दी, तो वॉल्यूम कंजर्वेशन से बड़ी ड्रॉप का वॉल्यूम शुड बी एन टाइम छोटी ड्रॉप का वॉल्यूम, ये होना चाहिए पहली चीज तो, ठीक है। दूसरी चीज, बड़ी ड्रॉप का चार्ज वो होना चाहिए एन टाइम छोटी ड्रॉप का चार्ज। अब बड़ी ड्रॉप की एनर्जी यू डैश वो हो जाना चाहिए k3/5 kq² कैपिटल आर। कैपिटल क्यू को स्मॉल क्यू के टर्म में लिख सकते हो आप एन क्यू, और कैपिटल आर को स्मॉल आर के टर्म में आप लिख सकते हो, तो ये यहाँ पे लिख दोगे अगर n² स्मॉल क्यू स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर को स्मॉल आर के टर्म में लिखोगे, देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 4/3 पाई 4/3 पाई तो कैंसिल हो रहा था, तो यहाँ आ रहा था r³ इक्वल टू n टाइम्स स्मॉल r क्यूब, मतलब कैपिटल R इक्वल टू n की पावर 1/3 इंटू स्मॉल r, तो यहाँ डाल दोगे n की पावर 1/3 इंटू स्मॉल r। आप अगर ध्यान से देखें, ये हो रहा है n की पावर 2 - 1/3 टाइम्स
3/5 k⁴/r, और k⁴/r है छोटी ड्रॉप की सेल्फ एनर्जी। छोटी ड्रॉप की सेल्फ एनर्जी लिख दो, तो बड़ी ड्रॉप की सेल्फ एनर्जी और छोटी ड्रॉप की सेल्फ एनर्जी का रिलेशन आ गया 2 - 1/3, ये हो जाएगा 6 - 1 दैट इज 5 10 की पावर 5/3 इनटू छोटी ड्रॉप की एनर्जी। तो आ रहा है दोनों की सेल्फ एनर्जी का रिलेशन, ठीक है। यस, ओके। चलिए, तो एक क्वेश्चन यहाँ पर डाउट आया था, और कुछ इसमें डाउट? BB10 में और किसी को कुछ भी डाउट? नो। BB9 में किसी का कोई और डाउट हो तो पूछ लो। BB10 का क्वेश्चन 2 मेरे पास एक डाउट आया है। BB10 का क्वेश्चन 2 काइनेमेटिक्स से कैसे करा बेटा यार इसको? यहाँ फोर्सेस की वजह से एक्सेलरेशन तो नॉन यूनिफॉर्म आएगा, नॉन कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट नहीं होगा, वेरिएबल एक्सेलरेशन होगा। तो काइनेमेटिक्स से कैसे करोगे इसको यशवर्धन? क्वेश्चन तो काइनेमेटिक्स से कर ही नहीं पाओगे यार आप। रिलेटिव एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा ना बेटा, यहाँ पे जैसे जैसे डिस्टेंस चेंज होगी वेरिएबल एक्सेलरेशन आएगा, वो डिफिकल्ट हो जाएगा काइनेमेटिक्स से करना। मुझे लग रहा है आपने एक्सेलरेशन कांस्टेंट मान लिया होगा, और कांस्टेंट मानोगे तो फिर आपको गलत हो जाएगा विश्वर्धन। कांस्टेंट ले लेगा एक्सेलरेशन? हाँ, है ना, ठीक है। एफ के टर्म में ले लिया तो एफ तो वेरिएबल है ना, तो एफ वेरिएबल है तो एफ आप कोई काइनेमेटिक्स की इक्वेशन थोड़ी लगा सकते हैं, x इक्वल टू यूटी प्लस हाफ इट स्क्वायर या v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 ये कुछ भी नहीं लगा सकते आप, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। कोई भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट वाली जो इक्वेशन होती है वो यूज नहीं कर सकते, ठीक है। चलो, तो एक ही हो गया। BB10 का क्वेश्चन 10 का कॉन्सेप्ट पूछा जा रहा है मेरे से। A charge particle of charge q is held fixed and another charge particle of mass m and a charge small q same size is released from a distance r. The impulse of force exerted by the external agent on the fixed charge by the time distance between q and q becomes 2r. आपसे इम्पल्स का फोर्स पूछा है, सॉरी फोर्स का इम्पल्स पूछा है। फोर्स का इम्पल्स बेसिकली चेंज इन मोमेंटम होता है, चेंज इन मोमेंटम। आपके पास दो तरह के चार्जेस दिए हैं, कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू। कैपिटल क्यू आई थिंक फिक्स है यहाँ पे, ठीक है। अब स्मॉल क्यू की वजह से जो कैपिटल क्यू पे फोर्स लगेगा उतना ही फोर्स कैपिटल क्यू से स्मॉल क्यू पे भी लगेगा, दोनों पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगेंगे। फोर्स इक्वल है तो फोर्स इनटू टाइम, यही होता है इम्पल्स। इम्पल्स छोटा सा चेंज इन इम्पल्स वो होता है फोर्स इनटू टाइम, और टोटल इम्पल्स के लिए इसको इंटीग्रेट कर देते हैं आप, क्योंकि फोर्स दोनों पे सेम, दोनों पे टाइम इंटरवल तो हर एक के लिए सेम ही रहेगा, तो दोनों पे इंपल्स की वैल्यू सेम आएगी। इसका मतलब फोर्स की वजह, चार्ज क्यू की वजह से कैपिटल क्यू पे जितना इंपल्स उतना ही कैपिटल क्यू से स्मॉल क्यू पे इंपल्स। अब इंपल्स की वजह से चेंज इन मोमेंटम होता है, दिस इज ऑल्सो चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम फाइनल माइनस मोमेंटम इनिशियल। तो आप इस चार्ज का फाइनल और इनिशियल मोमेंटम निकाल सकते हो, फाइनल इनिशियल मोमेंटम इसका निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? मास इनटू वेलोसिटी, और फाइनल इनिशियल वेलोसिटी का रिलेशन आप एनर्जी कंजर्वेशन से निकाल सकते हो। तो वो निकाल लिया अगर आपने, तो फाइनल इनिशियल मोमेंटम का डिफरेंस ले लेना, वो डिफरेंस ही इंपल्स हो जाएगा। अरे सुनिए, इंपल्स का मतलब चेंज इन मोमेंटम, तो उस पर इंपल्स निकालो या इस पर निकालो एक ही बात है। इसका चेंज इन मोमेंटम आसानी से निकाल सकते हो फाइनल इनिशियल मोमेंटम देखकर। और मोमेंटम कैसे निकालेंगे? मास इनटू वेलोसिटी। आपको ये पता है कि इनिशियली कहा था वो रिलीज करा है पहले आर डिस्टेंस से, तो आर डिस्टेंस से रिलीज करा है तो इनिशियल वेलोसिटी 0, तो इनिशियल मोमेंटम 0, और बाद में डिस्टेंस 2r हो गई तो बाद की स्पीड निकाल सकते हो आप एनर्जी कंजर्वेशन से, ठीक है। और एक्सटर्नल फोर्स क्या है इस क्वेश्चन में? एक्सटर्नल फोर्स देखो, यहाँ जो चार्ज फिक्स है ना, इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स इसको होल्ड करने के लिए लगा रखा होगा। अच्छा, आपसे पूछा क्या यहाँ पे? द इंपल्स ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय एक्सटर्नल एजेंट ऑन द फिक्स्ड चार्ज। अच्छा, इस चार्ज पे एक्सटर्नल एजेंट ने कितना इंपल्स लगाया वो पूछा है, तो जितना इस फोर्स ने इंपल्स लगाया होगा उतना ही आपको अपोजिट इंपल्स लगाना पड़ेगा, तभी तो ये फिक्स रह पाएगा। आपको अगर उसको फिक्स रखना है तो जितना इस फोर्स का इंपल्स है उतना ही तुम्हारे फोर्स का भी इंपल्स होना चाहिए ना।
क्योंकि हमेशा इसको फिक्स रखने के लिए जितना इस पे रिपल्शन का फोर्स है उतना ही एक्सटर्नल फोर्स आपको लगाना चाहिएगा। ये बात समझ में आई? हाँ, तो आपका एक्सटर्नल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स इक्वल, तो दोनों फोर्स का इंपल्स भी इक्वल। इंपल्स इक्वल, तो इस पे इंपल्स निकालने के लिए इस पे इंपल्स निकाल के कर सकते हो। तो अब आया क्या समझ में ये? तो क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। और कुछ डाउट इसमें? चलो बीबी 10 में कंप्लीट मान लो। इसके पहले किसी भी बिगिनर बॉक्स में कोई डाउट हो? किसी और बिगिनर बॉक्स में कोई डाउट? कोई भी नहीं है, बहुत बढ़िया। आगे आ जाते, चलो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की एक्सरसाइज 1। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की एक्सरसाइज 1। अच्छा, आप लोगों ने इसके इलस्ट्रेशन करे ना? इलस्ट्रेशन जैसे इलस्ट्रेशन 5 बहुत अच्छा एक क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन 6 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको करना चाहिए वर्कड आउट इलस्ट्रेशन, ठीक है? हाँ, आगे अब एक्सरसाइज 1। एक्सरसाइज 1 में कुछ क्वेश्चन हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 17 तक जो जो डाउट है मुझे बता दो। क्वेश्चन नंबर 17 तक कौन कौन से डाउट है बता दो। एक मेरे पास आया 15 इसके अलावा कुछ बचा है क्या? पहले 17 नंबर तक सेकंड पेज पे जो भी डाउट है वो देखेंगे पहले अपन। इलस्ट्रेशन अनसॉल्व क्वेश्चन जैसे करना चाहिए, बिल्कुल सही। 19 और 34 भी आ गए हैं, मैं लिख लेता हूँ, पर अभी अपन केवल 17 तक डिस्कस करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 15 बचा हुआ था, तो वो कंप्लीट करते हैं अपन, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15। A solid conducting sphere having a charge capital Q is surrounded by uncharged concentric conducting hollow spherical shell. Let the potential difference between the surface of the solid sphere and that of the outer surface of the hollow shell be V. If the shell is now given a charge of -3Q, the new potential difference between the two surfaces is V. Same आएगा आंसर। आंसर शुड बी V ओनली, बिकॉज जब आप किसी शेल को चार्ज देते हैं उसके अंदर उस चार्ज की वजह से कहीं भी पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आता है। ये अंदर वाला स्फीयर, ये बाहर वाली शेल। बाहर वाली शेल को अगर कुछ भी चार्ज दे दो आप, उस चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल यहाँ और यहाँ होता है सेम आता है। इस आउटर शेल को जो भी चार्ज दोगे उसकी वजह से अंदर हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम आएगा, जो इसकी सरफेस पे होगा उतना ही अंदर भी आएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस में इस चार्ज की वजह से कोई रोल ही नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? पोटेंशियल डिफरेंस doesn't depend on the charge of the outermost shell, क्योंकि उस शेल के चार्ज की वजह से अंदर हर जगह पोटेंशियल इक्वल आता है। तो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल विल नॉट बी डिपेंडेंट ऑन दिस चार्ज। आई क्या बात समझ में? ये देखो, जिसका डाउट है एटलीस्ट वो तो हाँ है ना, कुछ तो बोला करो यार, ऐसे चलेगा तो कैसे काम चलेगा? क्लियर है? ओके, वेरी गुड, ठीक है। हाँ, मतलब मैं यार अंतर्यामी नहीं हूँ, नहीं मेरे को आप लोग दिख रहे हो यहाँ पे, तो जिसको डाउट है वो हाँ ना बताया करो, ठीक है? आ गया तो हाँ, नहीं तो फिर से पूछ लिया करो। चलो अगला पेज पे आ जाते हैं अपन। 25 तक जो जो डाउट है भेज दीजिए मुझको। एक मेरे पास डाउट आया 19, इसके अलावा कोई डाउट हो तो बता दीजिए। अप टू क्वेश्चन 25। 22 में स्कैटर थ्रू 180 डिग्री का मीनिंग क्या है? 180 डिग्री पे पलट गया है ना? क्वेश्चन कौन सा था? 27, 22 था, ठीक है। चलो, तो एक ही डाउट आया अभी तक मेरे पास 19, तो 19 डिस्कस करते हैं अपन। Two infinite linear charges are placed parallel to each other at a distance 0.1 meter from each other. If the linear charge density दोनों पे दे रखी है, the force acting on unit length of each linear charge will be. तो आपके पास दो एक्चुअली इनफाइनाइट रॉड रखी हुई है। इस इनफाइनाइट रॉड की वजह से यहाँ पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हो कितनी है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड से अब इसकी यूनिट लेंथ पे आपको फोर्स पूछा है ना? यूनिट लेंथ पे फोर्स पूछा है, तो इसकी यूनिट लेंथ लेना है, 1 मीटर की लेंथ लेना है। 1 मीटर की लेंथ पे चार्ज हो जाएगा लैम्डा इंटू 1, तो उस पर जो फोर्स लगेगा हो जाएगा लैम्डा इंटू 1 चार्ज, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। बस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डाल दो यहाँ पे, लैम्डा इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी 2k लैम्डा बाय r। दोनों का लैम्डा इक्वली दिया था क्वेश्चन में।
बस आर वार पता है तुमको तो हो गया क्वेश्चन यार। तो इसमें समस्या क्या थी? चलो क्वेश्चन 22 आ रहा है मेरे पास। क्वेश्चन 22 पे आते। An alpha particle of energy 5 mega electron volt is scattered through 180 degree by fixed uranium nucleus. The distance of closest approach is the order of। तो क्या हुआ है कि फिक्स यूरेनियम का न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल आ रहा है, 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 इसकी स्पीड जीरो हो गई, तो फिर उसके रिपल्शन से वापस चले जाएगा। अल्फा पार्टिकल आया, उसकी स्पीड कम होती जा रही बिकॉज ऑफ द रिपल्शन बाय न्यूक्लियस। धीरे धीरे स्पीड कम होते होते उसकी स्पीड जीरो हो गई। जीरो होने के बाद फिर वो वापस जाएगा। तो आना और वापस जाना, ये ऐसा लग रहा है ना जैसे 180 डिग्री से पलट गया वो। इसको बोलते हैं 180 डिग्री से स्कैटर होना। ठीक है। हाँ, तो सर अपन यूरेनियम का चार्ज कैसे निकाल? यूरेनियम का चार्ज कैसे निकाले? यूरेनियम 92 एटॉमिक नंबर होता है, ऐसा याद होना चाहिए अपन को। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92, तो चार्ज हो जाना चाहिए 92 इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिंपल। चलो, अब ये याद क्यों नहीं था यार? ये टीचर से पूछने लायक क्वेश्चन थोड़ी था कि यूरेनियम का चार्ज कैसे निकाले। कोई बात नहीं, पूछने का मना नहीं है आपको। मैं बस जानना चाह रहा हूँ कि ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो अगली बार ऐसी चीजें याद रखा करो। ठीक है। चलो, आपको पूछने का कभी कुछ मना नहीं है, जो भी आपको डाउट है पूछा करो, उसकी मना ही नहीं है आपको खुद। लेकिन ये सोचना चाहिए कि इन चीजों को आपको याद रखना है। हाँ, हाँ, कोई बात नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं हम। तो नेक्स्ट पेज 34 द क्वेश्चन है, 26 टू 34। एक डाउट तो 34 मेरे पास लिखा हुआ है, और कोई डाउट है क्या किसी का? 30 एंड 34, 30 भी आया मेरे पास। और कुछ डाउट है तो भेज दीजिए। अभी तक 2 डाउट आए, 27 भी आ गया है। ठीक है, 27 भी लिख देते हैं अपन कतार में। 27 तो यार आसान क्वेश्चन है, पता है, वो इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है उसकी। वो क्वेश्चन बच्चों को हमेशा कंफ्यूज करता है, पर क्वेश्चन बहुत आसान है। अब मैं बताऊंगा ना तो आपको लगेगा यार इतना सा था। चलो देखते हैं 27। आपसे पूछा है इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू 0 माइनस ई डॉट डी एल। ये पोटेंशियल की डेफिनेशन होती है। तो बेसिकली आपको इन्फिनिटी से जीरो, मतलब जीरो पॉइंट पे या एल इक्वल टू जीरो पॉइंट पे आपको पोटेंशियल बताना है। तो नॉन कंडक्टिंग रिंग की रेडियस दे रखी है, उस पर चार्ज दे रखा है, उस पर चार्ज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कोई फर्क नहीं पड़ता नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से भी, क्योंकि सेंटर L0 सेंटर ऑफ द रिंग है, तो सेंटर पे चार्ज हो जाएगा KQ बाय R। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन शुड बी KQ बाय R। आ रहा है गोपाल समझ में? भाई जो लिखा है ना उन्होंने, दैट इज डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, माइनस साइन के साथ इंफिनिटी से सेंटर तक, सेंटर को उन्होंने L0 कहा है। ई वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का इंटीग्रेशन जो होता है, यही तो सेंटर का पोटेंशियल हो जाएगा। दिस शुड बी पोटेंशियल एट सेंटर, बी एट सेंटर। तो रिंग का सेंटर पे पोटेंशियल बताना है। अब रिंग पे चार्ज जैसा भी डिस्ट्रीब्यूटेड हो, सेंटर से डिस्टेंस तो हमेशा उसकी आर होगी ना, कहीं पर भी हो। तो आंसर शुड बी के क्यू बाय आर, आर इन रेडियस ऑफ रिंग। आसान सा क्वेश्चन। चलो उसके बाद 30। A ring of radius r having a linear charge density lambda moves towards the solid imaginary sphere of radius r by 2। तो आपके पास एक इमेजिनरी स्फीयर है, मतलब कोई असली में चीज नहीं है वहां पर, जस्ट एक सरफेस इमेजिन करिए आपने r/2 रेडियस की। सो दैट द सेंटर ऑफ रिंग passes through the center of the sphere। The axis of the ring is perpendicular to the line joining the centers of the ring and the sphere। The maximum flux to the sphere in this process। स्फीयर से मैक्सिमम फ्लक्स कितना जा सकता है? तो एक स्फीयर है आपके पास r/2 रेडियस का, एक स्फीयर है आपके पास r/2 रेडियस का, और धीरे धीरे एक रिंग को इससे गुजारा जा रहा है, इससे पास करा जा रहा है। रिंग की जो रेडियस है वो कैपिटल आर की है, रिंग की रेडियस कैपिटल आर की है। तो रिंग को जिस तरह की है उसकी रेडियस कैपिटल आर। आपको ये सोचना पड़ेगा कि रिंग की जो लेंथ का मैक्सिमम पोर्शन कितना अंदर आ सकता है, रिंग की लेंथ का मैक्सिमम पोर्शन कितना अंदर आ सकता है। तो मैक्सिमम पोर्शन तब आएगा जब ये इंटरसेक्शन पॉइंट जो होंगे ना वो बिल्कुल डायमीटर के अलोंग हो। ऐसा कुछ सिचुएशन हो कि स्फीयर के डायमीटर के अलोंग इंटरसेक्शन पॉइंट हो, तो रिंग की मैक्सिमम लेंथ अंदर आएगी स्फीयर के।
बात समझ में आई? ये हमारी रिंग है, ये इमेजिनरी स्फीयर है, और इस इमेजिनरी स्फीयर के अंदर रिंग की मैक्सिमम लेंथ आना चाहिए, जिससे प्लस मैक्सिमम हो जाएगा, चार्ज मैक्सिमम होगा तो चार्ज इनक्लोज मैक्सिमम तो प्लस मैक्सिमम, तो चार्ज इनक्लोज मैक्सिमम के लिए ये लेंथ मैक्सिमम आना चाहिए। दैट लेंथ शुड बी पॉसिबल व्हेन दिस लेंथ इज कटिंग द डायमीटर, मतलब डायमीटर के अलॉन्ग ही आ रहा है। अब ये लेंथ निकालना है तुमको, तो तुम निकाल लो। अब तुम्हें पता है कि ये डिस्टेंस आर है, अब ज्योमेट्री वोमेट्री लगाओ उसके अंदर, आपको पता है ये डिस्टेंस आर है और ये भी आर और आर होगा, है ना? तो ये एंगल सेंटर में बनेगा 60 डिग्री, 60 डिग्री है तो आर्क लेंथ हो जाएगी 60 डिग्री विच इज π/3 इनटू रेडियस। आर्क लेंथ होती है ना एंगल इनटू रेडियस। तब तो हो गया, समझ में आ गया क्वेश्चन? बहुत बढ़िया, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, आगे बढ़ते फिर। उसके बाद 34, a hollow metal sphere of radius 5 cm is charged such that the potential on its surface is 10 volt. The potential at the distance 3 cm from the center of the sphere is। एक हॉलो मेटल का स्फीयर है, मेटल का स्फीयर है जो खोखला है ना, उसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है, उसको चार्ज करा कि उसके सरफेस का पोटेंशियल 10 वोल्ट है। मेटल स्फीयर था तो यार चार्ज तो सारा सरफेस पे रहा होगा उसकी, ठीक है। अब सेंटर से 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस से पोटेंशियल पूछा है, भाई 5 तो उसकी रेडियस है, तो 3 सेंटीमीटर मतलब आप स्फीयर के अंदर हो, तो स्फीयर के अंदर अंदर पोटेंशियल क्या आना चाहिए बताओ, बताइए क्या आना चाहिए? भाई जो सरफेस का पोटेंशियल है वही होना चाहिए ना अंदर, 10 वोल्ट ही आंसर होना चाहिए ना। स्फीयर की सरफेस पे जो पोटेंशियल है वही तो अंदर पूरा कांस्टेंट होता है, तो अंदर हर जगह 10 वोल्ट आना चाहिए। और वो डायग्राम जो है वो किसी और क्वेश्चन का यहाँ गलती से प्रिंट कर दिया है, तो डायग्राम से कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, वो शायद डायग्राम अगले क्वेश्चन का है, 35 का है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। 41 तक कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 41 तक कोई डाउट? 37 ऑप्शन डी, एक मेरे पास आया 37 का ऑप्शन डी। और कोई डाउट? 37 करता हूं जब तक। Two positively charged particle x and y are initially far away from each other at rest। बहुत दूर दूर x और y दो चार्जेस रेस्ट पर है। x begins to move towards y with some initial velocity। x को y की तरफ कुछ वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करा गया। The total momentum and energy of system are p and e। टोटल मोमेंटम p है और टोटल एनर्जी e है। तो आपसे पूछा है कि y फिक्स होगा। अच्छा, क्वेश्चन में ए पार्ट में लिखा है इफ y इज फिक्स, y चार्ज पार्टिकल था उसको फिक्स कर दिया, तो पूछा है मोमेंटम कंजर्व होगा क्या? नहीं बेटा, किसी को फिक्स कर दिया अगर तुमने तो उसको फिक्स करने के लिए आपने फोर्स लगाया होगा, तो सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स आ गया, तो मोमेंटम तो फिक्स होगा नहीं, लेकिन एनर्जी फिक्स कंजर्व हो जाएगी, क्योंकि जो आपने फोर्स लगाया है उसका कोई वर्क तो होगा नहीं, तो एनर्जी कंजर्व हो जाएगी इसकी। अब इसका डी पार्ट पूछा है कि बोथ आर फ्री, एनर्जी इज कंजर्व बट नॉट मोमेंटम। नहीं, ये भी गलत है भाई, दोनों अगर फ्री है तो मोमेंटम और एनर्जी दोनों ही कंजर्व होगी, फिर तो मोमेंटम भी कंजर्व होगा, है ना, क्योंकि सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं तो मोमेंटम भी कंजर्व होगा। ठीक है, तो ये तो गलत स्टेटमेंट हो गया इनका, डी ऑप्शन जो है। चलो बहुत बढ़िया, और कोई डाउट अप टू 41 नंबर? कोई भी डाउट अप टू क्वेश्चन 41? कोई भी डाउट? कोई भी नहीं है, बहुत बढ़िया है, अच्छी बात है। चलो मोर देन वन करेक्ट पे आ जाते, तो 47 तक कोई डाउट? अप टू क्वेश्चन 47 कोई डाउट? वेरी गुड। 56 तक डाउट कुछ? आखिरी क्वेश्चन तक 55 का बी आया मेरे पास। और कोई लास्ट क्वेश्चन तक डाउट हो तो भेज दीजिए। 45 का बी करता हूं। 45, a hollow closed conductor of irregular shape is given some charge। एक कंडक्टर है, हॉलो है, क्लोज है, लेकिन which of the following statements are correct। इसका मेरे से पूछा जा रहा है बी पार्ट।
ऑल पॉइंट्स ऑन द कंडक्टर विल हैव सेम पोटेंशियल। सही बात है, होना ही चाहिए ना, कंडक्टर की तो प्रॉपर्टी है, कंडक्टर के सारे पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है, तो ये तो सही बात है बिल्कुल। ठीक है, कंडक्टर इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, अपन ने बात करी थी। चलो, चाहे उसका शेप कैसा भी हो। बाकी सब हो गए आपके 56 तक पक्का सब क्लियर? 46 आया मेरे पास डाउट। 46 सिचुएशन शोन इन द फिगर, मार्क आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। क्वेश्चन में लिखा है हॉलो न्यूट्रल कंडक्टर, डायग्राम में हॉलो न्यूट्रल कंडक्टर दिखाया है। पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर का पोटेंशियल जो उसके सेंटर का होता है वही पूरे कंडक्टर का पोटेंशियल, तो उसके सेंटर का पोटेंशियल निकाल दो, तो के क्यू अपॉन डी प्लस आर, ये सही लिखा हुआ है, ये ऑप्शन। द पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर बी गलत है। द पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर कांट बी डिटरमाइंड द नेचर डिस्ट्रीब्यूशन इंड्यूस्ड चार्जेस इज नॉट नोन, सी गलत है। द पोटेंशियल एट द पॉइंट बी ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस, बी पॉइंट पे इंड्यूस्ड चार्ज का पोटेंशियल वो निकाल सकते हो, आपको कराया था मैंने। बी वाले पर क्या होगा, अरे मैंने बताया था ना, बी पर जो टोटल पोटेंशियल है, टोटल पोटेंशियल वो वही होगा ना जो पूरे कंडक्टर का है। ये हमारे पास न्यूट्रल कंडक्टर है, तो इसके अंदर ये होलो है, अंदर हर जगह इलेक्ट्रिसिटी तो जीरो होगी क्योंकि ये कंडक्टर है, तो जो सेंटर का पोटेंशियल वो यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ सेंटर का पोटेंशियल आ गया था के क्यू अपॉन डी प्लस आर, तो यहाँ का पोटेंशियल भी वही होगा के क्यू अपॉन डी प्लस आर। पर इस पॉइंट का पोटेंशियल एक तो एक क्यू चार्ज की वजह से है, क्यू चार्ज की वजह से होगा के क्यू बाई डी, प्लस इंड्यूस चार्ज का पोटेंशियल होगा तो वी ड्यू टू इंड्यूस चार्ज, इन दोनों का सम ये है, तो अभी इंड्यूस चार्ज का पोटेंशियल निकाल सकते हो जो तुमसे पूछा गया। ठीक है, फिर इसका 56 लिखा हुआ आया था मेरे पास, पक्का है क्या 56? डाउट है क्या? मैंने एक बार वो चेक कर लेता हूँ लिखा है कि नहीं। हाँ लिखा हुआ है, चलो 56 डाउट है। फॉर द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर द टू पॉजिटिव चार्जेस प्लस क्यू ईच आर फिक्स, दो प्लस क्यू चार्जेस फिक्स कर देते उन्हें। मार्क आउट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग अ थर्ड चार्ज पार्टिकल क्यू प्लेस एट द मिड पॉइंट ऑफ पी एंड दैट कैन बी डिस्प्लेस्ड अलोंग द परपेंडिकुलर टू लाइन कनेक्टिंग द चार्जेस। अच्छा, द पार्टिकल विल परफॉर्म एसएचएम फॉर एक्स लेस देन ए, तो माइनस क्यू चार्ज को अगर छोड़ेंगे ना अलोंग एक्स एक्सिस तो वो एसएचएम थोड़ी करता है, वो तो अपन ने, हाँ माइनस क्यू थोड़ी एसएचएम करता है पहले पार्ट के लिए। ठीक है, अगर प्लस चार्ज बीच में होता है तो एक्स एक्सिस के अलोंग वो एसएचएम करता है। अच्छा, क्वेश्चन में इन्होंने क्यू लिखा है और डायग्राम में माइनस क्यू दिखा दिया है। कुछ मिस्टेक हो रही है ऑफकोर्स क्वेश्चन में, तो अब यार कुछ ऐसा है तो नहीं कि सिस्टम हमारे पास कि क्वेश्चन को सही माने या डायग्राम को सही माने, तो चलो फिलहाल डायग्राम को सही मान लेते हैं। ऐसे ही रहेंगे, कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं कि डायग्राम सही मानना चाहिए, मैं मेरी पता नहीं कि सॉरी डायग्राम सही मान लो, तो डायग्राम सही मान के देखो तो माइनस क्यू जो होगा वो एसएचएम एक्स के अलोंग तो नहीं करेगा पर वाई के अलोंग करेगा, तो सी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, और डी भी सही हो जाएगा, सी और डी दोनों सही हो जाएंगे, क्वेश्चन 56 के सी डी दोनों सही हो जाएंगे। चलो, हार्दिक बोल रहा है आंसर की के हिसाब से माइनस क्यू होना चाहिए, तो माइनस क्यू लिख लो, क्वेश्चन करेक्ट कर लो, क्वेश्चन में माइनस क्यू लिख लो। ठीक है, तो क्वेश्चन 56 में करेक्शन आ रहा है मेरे पास, है ना, माइनस क्यू। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ मेरे पास ये करेक्शन। ओके, चलो अब मेरे पास एक डाउट और आ रहा है 51 का कॉन्सेप्ट। 51 का कॉन्सेप्ट, a particle of mass m and charge q is thrown in a region where uniform gravitation field and electric field are present, the path of particle। तो इसमें समस्या क्या है आपकी 51 का कॉन्सेप्ट की, वो सर्कल क्यों नहीं हो सकता, अंशुल पूछ रहा है सर्कल क्यों नहीं हो सकता, क्यों होगा सर्कल, मुझे समझाओ सर्कल होगा क्यों।
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स कांस्टेंट हो गया। यूनिफॉर्म ग्रेविटेशन फील्ड है, ग्रेविटेशन फील्ड का फोर्स भी कांस्टेंट हो गया। पार्टिकल पे कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, तो कांस्टेंट फोर्स से मोशन सर्कल का कैसे हो सकता है बताओ। क्वेश्चन में लिखा ही है इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, तो उसका फोर्स कांस्टेंट, कांस्टेंट फोर्स से कभी सर्कुलर मोशन नहीं हो सकता, बिकॉज सर्कुलर मोशन के लिए फोर्स की डायरेक्शन बदलना पड़ेगी, वो टुवर्ड्स द सेंटर आने के लिए फोर्स की डायरेक्शन बदलना पड़ेगी। फोर्स की डायरेक्शन बदलेगी मतलब फोर्स वेरिएबल हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो कांस्टेंट फोर्स से कभी सर्कुलर मोशन नहीं हो सकता, ठीक है। और गोपाल बोल रहा है सर ये एनालॉजी देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कांट बी सर्कल। नहीं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सर्कल नहीं हो सकती इसलिए सर्कुलर मोशन नहीं है, ये गलत है, ये स्टेटमेंट नहीं बोल सकते अपन, ठीक है, ये गलत स्टेटमेंट है। चलो अब एक्सरसाइज 2 पे आ जाए। एक्सरसाइज 2 भी करने का कहा था मैंने, करके लाए हो? यस वेरी गुड, लाए बच्चे। तो कॉम्परेंशन 1 2, कॉम्परेंशन 1 में कोई समस्या? तो हम बोल रहा है नॉट डन, पूरी नहीं करी अभी। अब यार जिन बच्चों ने पूरी नहीं करी यार, पूरी तो करना चाहिए आपको। चलो अब एक्सरसाइज 2 नहीं करिए और क्वेश्चन बैंक करिए। मेरे पास डाउट आ रहा है, क्वेश्चन 30 आ रहा है, क्वेश्चन 30 किसका है? एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन 30। चलो मैं जिन जिन का डाउट है कम से कम उनको तो बता दूं, है ना। तो क्वेश्चन 30, क्वेश्चन 30 जो अपन ने क्लास में कराया ना, व्हाट विल बी वेलोसिटी व्हेन इट क्रॉसेस द प्लेन ऑफ द शीट। तो इलेक्ट्रॉन जब प्लेन ऑफ द शीट को क्रॉस करेगा तो एनर्जी कंजर्वेशन से करो, ठीक है। आपको दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल लिखते आना चाहिए। तो इसको अपन ने करा था ना क्लास में कि भैया जो पूरी प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस है और जो डिस्क का पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो लिख के कर सकते हैं, है ना। चलो और भी डाउट है, क्वेश्चन 23 भी है, 6 ऑफ एक्सरसाइज 2 भी है। एक मिनट पहले 23 कर लेता हूँ मेरे सामने, क्योंकि वो इन द फिगर शोन इट इज अ लार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट ऑफ यूनिफॉर्म सरफेस एट सिग्मा रॉड रख दी है। एंगुलर एक्सेलेरेशन बताना रॉड का जस्ट आफ्टर इट इज रिलीज। तो टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा लगा दो इसके अंदर। टॉर्क कितना लगेगा? ऊपर पॉजिटिव चार्ज रॉड पे पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ऐसा फोर्स लगेगा, वो जगह इस पे चार्ज डेंसिटी इनटू उसकी जो भी लेंथ दी है, लेंथ कितनी दी थी इसकी, लैम्डा लेंथ एल दी थी, तो l/2 उसकी यहाँ लेंथ हो जाएगी, है ना। तो लैम्डा l/2 और ये हो गया चार्ज, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट, ये फोर्स हो गया। और ऐसे नीचे फोर्स है, और ये दोनों फोर्स के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी लैम्डा/2 l/2। तो यहाँ से जब टॉर्क आ जाएगा वो ये फोर्स इनटू l/2, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, ml²/12 होता है मिड पॉइंट ऑफ द रॉड के अबाउट इनटू अल्फा, तो अल्फा निकल जाएगा यहाँ, ठीक है। हाँ ओके, शांति शांति, आराम से आराम से। अभी ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसमें एक मेरे पास डाउट आया कि टॉर्क इंटीग्रेशन से क्यों नहीं लिखा मैंने। तो देखो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्रिएट हो रही है ना वो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये रॉड पे भी एक जैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इस पे यूनिफॉर्म सब जगह फोर्स लगेगा, बिल्कुल एक जैसा फोर्स लगेगा। इस पूरी रॉड को देखेंगे अगर अपन, सेंटर पे रिंग की तरीके, इसके ऊपर के हर पोर्शन में बिल्कुल सिमेट्रिक हर तरफ एक जैसा फोर्स लगेगा और नीचे भी एक जैसा फोर्स लगेगा। तो जब ऐसे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना फोर्स का, तो उसको उसके सेंटर पे माना जा सकता है। जब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है फोर्स का, तो इस पोर्शन के सेंटर पे फोर्स पूरा मान लो, इस पोर्शन के सेंटर पे इसका फोर्स मान लो, तो फोर्सेस को मैंने इस तरह से सेंटर सेंटर पे दिखा दिया, समझ में बात। हाँ अब मेरे पास एक डाउट आ रहा है, l/4 लेंगे ना टॉर्क में, बेटा ये डिस्टेंस l/4 और ये l/4, सॉरी ये l/4 और ये l/4, तो टोटल तो हमारी l/2 हो जाएगी ना, ऊपर नीचे l/4 लेके l/2 आएगी ना, ठीक है। मैंने नेगेटिव चार्ज कॉन्सेप्ट से करा, पर आंसर डबल आ रहा है 30 में। हार्दिक नहीं यार, आंसर जो है उसका सही है जितना मुझे याद है, तो कहीं ना कहीं आपने कुछ गलती करी है। इलेक्ट्रिक फील्ड और सॉरी जो पोटेंशियल होता है वो सही से लिखो तो आपका सही आएगा, ठीक है।
तो अच्छे से चेक करो कि आपने पोटेंशियल लिखने में गलती तो नहीं करी, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने में गलती तो नहीं करी। लार्ज सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, वो सही लिया कि नहीं। सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू लेंथ पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा लार्ज प्लेट की वजह से। डिस्क की पोटेंशियल डिफरेंस सही लिखा कि नहीं, है ना, हर चीज चेक कर लो, कंफर्म कर लो। चलो तो क्वेश्चन 30 के अलावा अब 23 भी देख लिया था, और किसी का 6 नंबर आया था शायद, है ना, 6 नंबर पे आ जाता हूँ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ अ चार्ज रिंग ऑफ रेडियस r at a distance given by, और फिर क्या बोला है, इफ ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्ट ऑन द सिस्टम मैकेनिकली एन इंसुलेटेड रिंग ऑफ चार्ज दे रखा है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रेडियस 4 मीटर, अनदर पार्टिकल ऑफ चार्ज दे रखा है रिलीज फ्रॉम द रेस्ट along it exceed 3 मीटर फ्रॉम द सेंटर, मास ऑफ द बोथ रिंग एंड द पार्टिकल इज 1 kg, निगेटिव डायरेक्शन है, रिंग इज फ्री टू मूव। ठीक है, रिंग फ्री टू मूव है, क्वेश्चन नंबर 6 में रिंग फ्री टू मूव है, तो रिंग भी मूव करेगी, पार्टिकल भी मूव करेगा, और दोनों में किस तरह का फोर्स है, पहले दोनों पे चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव दिख रहा है मुझे, तो दोनों रिपेल करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में ऐसा होगा कि रिंग और वो चार्ज दोनों मूव करेंगे, तो रिंग भी कुछ चल जाएगी, चार्ज भी कुछ चल जाएगा, रिंग यहाँ पहुंच गई, चार्ज यहाँ पहुंच गया। मोमेंटम कंजर्वेशन से दोनों की वेलोसिटी का रिलेशन निकाल लेना, इसकी v1 इसकी v2, मास m, ये स्मॉल है, तो मोमेंटम कंजर्वेशन लिखोगे mv1 शुड बी mv2। उसके बाद एनर्जी कंजर्वेशन से एक और रिलेशन आ जाएगा, तो हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो समझ में आया 6 में क्या करना था, ये आपने समझ लिया था कि रिंग में मूव करेगी। शांति, वेदांत, मैंने पहले 6 का पूछा, जिसको 6 का डाउट है वो तो रिप्लाई करे यार। क्वेश्चन 6 में और किसी को डाउट? चलो डन लिखा आ गया मेरे पास, ओके वेरी गुड। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, तो वेदांत का एक डाउट आया था मेरे पास 21 में परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर, मतलब स्पेस ओरिएंटेशन समझ नहीं आया, तो जो भी क्वेश्चन में डायग्राम दिया है ना उसके परपेंडिकुलर, वेदांत क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 21। ठीक है, figure shows 3 infinite non-conducting plates of charge perpendicular to the plane of paper with charge per unit area। अच्छा, हमें जो क्वेश्चन में प्लेट दिखाई है ना उन्होंने, वो कुछ उन्होंने डायग्राम ऐसा दिखा रखा है, 3 प्लेट का, 3 या 4 जितनी भी प्लेट है, तो ये जो प्लेट से ऐसा है परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर, ऐसी एक प्लेट है, फिर ऐसी एक प्लेट है, फिर ऐसी एक प्लेट है, ये कहने की कोशिश कर रहे हो, समझ में बात, मतलब कि 3 पैरेलल प्लेट रखी है बस, है ना, उसका डायग्राम जो अपन नॉर्मली बनाते हैं बिल्कुल वैसे। चलो, और किसी को कोई समस्या? एक्सरसाइज 2 में और किसी को कोई समस्या? 11 वाले की हिंट दे दूं, चलो 11 वाले की हिंट दे देते हैं। इलेवन वाले की हिंट दे दूं, भैया पोटेंशियल वर्सेस एक्स और पोटेंशियल वर्सेस वाई का ग्राफ दिया, पोटेंशियल वर्सेस एक्स और पोटेंशियल वर्सेस वाई का ग्राफ दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक कंपोनेंट होता है वो होता है माइनस dv बाय dx या del v बाय del x, और इलेक्ट्रिक फील्ड का y कंपोनेंट होता है माइनस del v बाय del y। तो ग्राफ से स्लोप आ जाएगा, स्लोप का नेगेटिव, ग्राफ से स्लोप आ जाएगा, स्लोप का नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड का x और y कंपोनेंट आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का x और y कंपोनेंट आ गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर मिल जाएगा आपको Exi + Ey, और उसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की पता चल जाएगी, तो क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। ठीक, चलो और बताइए, एक्सरसाइज 2 में कहीं और कुछ? जिनकी भी नहीं हुई आज वो अब कंप्लीट कर लो, और अब कल पूछ लेना, कल अपना शायद डीसीएस भी है, तो डीसीएस में भी पूछ सकते हो आप। सर 30 का सॉल्यूशन भेजा है आपको, ठीक है, मैं चेक कर लूंगा हार्दिक, और आपको सॉल्यूशन मैंने भी सारे क्वेश्चंस के भेज दिए थे, है ना, आपको पूरे एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन बैंक के सबके सॉल्यूशन भेज दिए थे, तो आपको वो भी देख लेना चाहिए, अगर कोई क्वेश्चन अटके तो आप उसमें भी रिफर कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपने बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर लिया है, प्रोवाइडेड आपने क्वेश्चन की लैंग्वेज ढंग से पढ़ ली है, आपने सारे फॉर्मूले सही सही लगाए, आप कंफर्म कर लिए हो, ठीक है, तो आप एक्सरसाइज के सॉल्यूशन भी देख सकते हो। चलो, तो अब एक्सरसाइज 2 को एक काम करना, फिर ठीक है कल पूछ लेना जो भी बचे हुए बच्चे जिन्होंने करा नहीं था,
बाकी एक्सरसाइज 1-2 अपन ने आज एक बार तो डिस्कस करी है, कल और कर लेंगे तो फिर अपना पूरी एक्सरसाइज 1-2 हो जाएगी। इसके अलावा आपको मैंने रेस भेजी है, वीकली असाइनमेंट भेजा है, तो रेस हो गई क्या? मिसलिनियस रेस एक भेजी है, रेस 6 हो गई है। तो बच्चे मुझे बोल रहे डन। तो मैंने कल शाम को उसका सॉल्यूशन भी भेज दिया था। हाँ, तो अगर रेस में कुछ डाउट हो तो वो अभी पूछना चाहो, अभी टाइम है अपने पास, पूछ सकते हो। अच्छा, कुछ बच्चे बोल रहे कल तो एक्सरसाइज 2 करेगी, कोई बात नहीं, आप बाद में भी करके पूछ सकते हो, ठीक है, नो डाउट, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो कोई डाउट नहीं अगर रेस में, बहुत बढ़िया। वीकली असाइनमेंट का मैं सॉल्यूशन आज भेजने वाला था, तो आज भेजूं कि अभी रुक जाओ, आप लोग कर लो उसके बाद भेजो? वेट करो, ओके ठीक है। कुछ बच्चे बोल रहे भेज दूं, कुछ बच्चे बोल रहे नहीं भेजू, तो एक काम करता हूँ आज और रुक जाता हूँ, जिन्होंने नहीं करा वो आज कंप्लीट कर लो, फिर भेज दूंगा, ठीक। आज शाम को तक कर लो, कल सुबह भेज दूंगा, ठीक है। चलिए, ओके। इलेक्ट्रोस्टैटिक में कहीं किसी को कोई डाउट? कोई भी डाउट नहीं, ठीक है। चलो मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ आपसे, एक क्वेश्चन मैं पूछना चाह रहा था आपसे। नया चैप्टर तो कल वेडनेसडे, कल से चालू करेंगे, है ना। वेडनेसडे अच्छा दिन होता है, नया चैप्टर कल से स्टार्ट करेंगे। एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में है, वो करते हैं अपन। मेरे पास एक बहुत बड़ी कंडक्टर का एक मटेरियल, कंडक्टिंग मटेरियल रखा हुआ है, ब्लॉक रखा हुआ है कंडक्टर का। दिस इज अ कंडक्टिंग ब्लॉक, ठीक है। ये इनफाइनाइट साइज का है। इधर सामने से देख रहे हो ना, तो आपको एक इनफाइनाइट प्लेन सरफेस दिख रही है, और अंदर दूर दूर तक कंडक्टर है। ये पूरा कंडक्टर है, जिसकी दूसरी सरफेस दिख ही नहीं रही है, इसके अंदर है, ठीक है क्या सिस्टम हमारे पास? तो एक कंडक्टर का ब्लॉक है, जैसे ये मेरा बोर्ड है ना, बोर्ड की जो सरफेस है पूरी कंडक्टर है, और बोर्ड के अंदर जाके देखो तो पूरा कंडक्टर कंडक्टर चले जा रहा है इन्फिनिटी तक। जहां तक तुम चले जा रहे हो अंदर अंदर तुम्हें कंडक्टर ही दिख रहा है, ठीक है। तो इमेजिन कर पा रहे हो सिचुएशन क्या है? एक बहुत बड़ी सी कंडक्टर की दीवार है, और उसके अंदर पूरा कंडक्टर कंडक्टर है ना, बीच में पूरा सॉलिड कंडक्टर है, ठीक है। ये पूरा कंडक्टर है। अब क्या करा, इस कंडक्टर की वॉल के सामने कुछ डिस्टेंस डी पर मैंने यहाँ पर एक चार्ज रख दिया, यहाँ पर एक चार्ज रख दिया मैंने क्यू, यहाँ पर एक चार्ज रख दिया मैंने क्यू। तो इस चार्ज को रखने से यहाँ सरफेस पे इंड्यूस चार्ज आएंगे ना, क्यू चार्ज को रखने से सरफेस पे इंड्यूस चार्ज आएंगे ना, कंडक्टर की सरफेस पे इंड्यूस चार्ज आएंगे क्या इस चार्ज को रखने से? बच्चे मुझे बोल रहे हैं यस, बहुत बढ़िया। उन इंड्यूस चार्जेस से ये अट्रैक्ट होगा, तो इनका अट्रैक्शन का फोर्स बताना। फोर्स ऑन चार्ज क्यू, फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस ऑन कंडक्टर। करो, ये कंडक्टर दूर दूर तक कंडक्टर ही है, इनफाइनाइट तक कंडक्टर जा रहा है। अब इस कंडक्टर की वजह से आपको इस पॉइंट चार्ज पे क्या फोर्स फील हो रहा होगा बताना। करो, सम्यक का जवाब भी आ गया, वेरी गुड सम्यक। बाकी बच्चे भी जवाब दीजिए, एक बच्चे का जवाब आया मेरे पास अभी तक।
गोपाल नहीं बेटा, अथर्व गलत। समय आपने बड़ी जल्दी जवाब दे दिया, कैन यू एक्सप्लेन कैसे करा है? बताइए सम्यक। मिरर चार्ज इज सरफेस ऑफ कंडक्टर इज इक्विपोटेंशियल। ठीक है, थोड़ा मतलब सभी बच्चों को समझ में आ जाए ऐसा कुछ माइक है, बोल के बता सकते हो क्या? हेलो। हाँ हेलो सर। प्लीज समझ। हाँ सर वो जो क्यू चार्ज है वो अगर उसका रिफ्लेक्शन हम ले तो माइनस क्यू चार्ज आएगा, और उन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से होगी कि वो प्लेट के परपेंडिकुलर एंटर हो, मतलब प्लेट के परपेंडिकुलर हो, और इसलिए पोटेंशियल वहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा, इसलिए माइनस क्यू ले सकते हैं वहाँ पे। ये लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज कैसे ले रहे हैं अपन, यहाँ पर इसकी इमेज क्यों ले रहे हैं अपन? सर वो ताकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मतलब उस सिस्टम को कंसीडर करें तो उस सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर एंटर हो रही है, और वो सरफेस इक्विपोटेंशियल है, इसलिए परपेंडिकुलर ही एंटर होनी चाहिए। ये बात तो बिल्कुल सही है आपकी। जो भी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस में आएगी, ये कंडक्टर है तो कंडक्टर की सरफेस से परपेंडिकुलर होना चाहिए। दिस पॉइंट इज 100% करेक्ट। यहाँ चार्ज से जो फील्ड लाइन स्टार्ट होगी वो कंडक्टर की सरफेस पे ऐसा परपेंडिकुलर जाके एंड होगी। कुछ इस तरह की फील्ड लाइन दिखेगी हमको यहाँ पे, कुछ इस तरह की फील्ड लाइन दिखेगी हमको यहाँ पे। ये सारी फील्ड लाइन कंडक्टर की सरफेस से परपेंडिकुलर होगी, बिल्कुल सही है ना। और ये परपेंडिकुलर एंड हो जाएगी क्या यहाँ पर, इसके अंदर नहीं जाएगी क्या, कंडक्टर के अंदर नहीं जाएगी है ना। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो। ई इनसाइड कंडक्टर इज जीरो, है ना, इसलिए अंदर नहीं जाएगी। यहां तक मुझे समझ में आया। अब इसके आगे मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मैं थोड़ा 12th लेवल पर ही चीजें समझाने की ट्राई करूंगा। देखो जो भी यहाँ पे चार्जेस आ रहे होंगे वो होना चाहिए नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो प्लस चार्ज से स्टार्ट होके नेगेटिव पर ही एंड होती है। ये फील्ड लाइन देखो कंडक्टर की सरफेस पे एंड हो रही है, तो सरफेस पे नेगेटिव चार्ज आना चाहिए। हमें यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होते दिखना चाहिए, कंडक्टर की सरफेस पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होते हुए दिखना चाहिए। एंड दिस चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज इफ, ये चार्ज ऐसा डिस्ट्रीब्यूटेड है जिससे यहाँ अंदर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। मतलब इस क्यू चार्ज ने अगर किसी पॉइंट पे देखो अंदर कंडक्टर के अंदर, तो जितनी इस क्यू ने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई, यहाँ के चार्ज ने उतनी ही नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना चाहिए ना। इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्यू की होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंड्यूस चार्ज की होगी वो बस इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए ना। सही बात है क्या? तो within conductor the electric field created by this plus q charge and the electric field of the induced charges are just equal and opposite। तो यहां से देखने पर ऐसा लग रहा है, यहां से देखने पर ऐसा लग रहा है जैसे कि ये चार्ज एग्जैक्टली यहाँ माइनस क्यू रखा है, एग्जैक्टली यहाँ पर माइनस क्यू रखा है, ऐसा लग रहा है ना। यहाँ से देखने पे जो प्लस क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड है एग्जैक्टली उतनी ही उल्टी फील्ड है, मतलब यहाँ माइनस क्यू है एट एवरी पॉइंट। अंदर के हर पॉइंट पे ऐसा हो रहा है। मैं यहाँ देखूंगा तो भी मुझे लग रहा है कि जो इसकी फील्ड है एग्जैक्टली चार्ज की, इंड्यूस चार्ज की फील्ड उतनी ही नेगेटिव, यहाँ पर भी वैसा, यहाँ पर भी वैसा, अंदर हर जगह सेम दिख रहा है। ये होने के लिए ऐसा लग रहा है ना जैसे अंदर से देखने पर ये सारा इंड्यूस चार्ज इस लोकेशन में माइनस क्यू है। तो अगर अंदर से देखने पर ये सारा चार्ज यहाँ माइनस क्यू लग रहा है, तो फिर उधर से देखेंगे तो किधर लगेगा, यहाँ खड़े रह के देखेंगे तो हमें उधर की तरफ माइनस क्यू लगेगा ना, सिमेट्री होगी। भाई एक सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, मैं उसे यहां से देखूं या वहां से देखूं, मुझे बस एक जैसे ही तो दिखाई देना चाहिए। तो मैं कंडक्टर के अंदर से देख रहा हूं, मुझे सारा चार्ज इस लोकेशन पे माइनस क्यू देख रहा है, तो बाहर से देखने पे सारा चार्ज अंदर माइनस क्यू दिखेगा। ऐसे हम समझा सकते हैं इमेज चार्ज।
द सरफेस चार्ज जो भी इंड्यूस हुआ है सरफेस ऑफ कंडक्टर पे, वो बाहर से देखने पे ऐसा लगेगा जैसे कि यहाँ -q रखा हुआ है। विद इन कंडक्टर ये इंड्यूस चार्ज ऐसा फील हो रहा है जैसे इस लोकेशन पर -q है, तो फ्रॉम आउटसाइड, फ्रॉम दिस साइड, ये चार्ज ऐसा लगना चाहिए जैसे कि इसके ठीक मिरर इमेज की लोकेशन पर -q रखा है। क्या ये बात समझ में आ गई? है ना? तो सम्यक बोल रहा था ना कि यहाँ पर -q ले ले अपन, तो वो इसलिए बोल रहा था, क्योंकि अंदर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करनी है, बिकॉज अंदर हर जगह कंडक्टर है। तो अंदर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करने के लिए अंदर से देखने पे ये सारा इंड्यूस चार्ज यहाँ पर -q रखा हुआ लग रहा है, तो बाहर से देखने पे सारा इंड्यूस चार्ज इस लोकेशन में -q दिखेगा। सहज, इज दिस क्लियर? सहज सेठी, इज दिस क्लियर? ओके, वेरी गुड। बस अब बाहर से देखने पे ये सारा चार्ज यहाँ -q जैसा फील हो रहा है। द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्जेस आर एज इफ यहाँ -q रखा है, तो इनके बीच का फोर्स अब आसानी से लिख सकते। द फोर्स बिटवीन दिस टू चार्जेस, ये अट्रैक्शन का होगा, हो जाएगा kq इंटू क्यू अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम 2d का स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब आगे बढ़ के मैं ये भी पूछ सकता हूँ कि बताओ इस चार्ज को रखने में मुझे काम कितना करना पड़ेगा? तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के बराबर काम करना पड़ेगा, वो आ जाएगा -kq² बाय 2d। माइनस क्योंकि एक माइनस एक प्लस आ रहा है, तो ये पूछे कि भाई ये पॉइंट चार्ज को रखने में कितना काम करना पड़ा, तो इतना काम करना पड़ा, है ना? ये सब चीजें पूछी जा सकती है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसका मैंने मास दे दिया, इसका मैंने मास दे दिया, इसका मैंने मास दे दिया आपको, और इसको यहां से छोड़ दिया, तो ये देखो अट्रैक्शन से पास में जाएगा कंडक्टर के। कुशाग्र बोल रहा है ऐसे और क्वेश्चन कहाँ से मिल सकते हैं? बेटा एक ही काफी है ऐसा क्वेश्चन अभी, तो अभी की सिचुएशन में 12th लेवल पे देखो इतना ही आएगा, आईआईटी इससे ज्यादा पूछती नहीं है, तो सफिशिएंट है इतना। अंशुल बोल रहा है इमेज चार्ज का कॉन्सेप्ट डिटेक्ट कर दूं। डिटेक्ट क्या करना, आप समझो यहाँ पे अच्छे से, मैंने जो बोला है आपको समझना पड़ेगा, आप उसको अपने मन से अपने शब्दों में लिख लीजिएगा। मैंने क्या समझाया था यहाँ पर कि भाई अंदर एवरी लॉजिक समझना इंपॉर्टेंट होता है। देखो लॉजिक समझने पे आपका ध्यान ज्यादा होना चाहिए। ये जो भी सरफेस पे चार्ज इंड्यूस हुआ है, ये जो भी सरफेस का चार्ज है वो विद इन कंडक्टर ऐसा लग रहा है जैसे कि उस लोकेशन पे -q रखा है। ये सरफेस पे जो भी चार्ज है वो यहाँ खड़े होकर देखने पे हमें लग रहा है कि यार ये सारा चार्ज एक्चुअली वहां -q है, तो उधर से देखेंगे तो इधर -q लगेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, चलो। अच्छा, इस चार्ज में अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि इस चार्ज को यहाँ पे छोड़ दिया मैंने, रिलीज कर दिया, तो अट्रैक्शन की वजह से टुवर्ड द प्लेट आएगा, तो डिस्टेंस कम होती जाएगी। अभी डी डिस्टेंस है, थोड़ी देर में डिस्टेंस आधी भी हो जाएगी, तो जब डिस्टेंस आधी होगी तो इसकी स्पीड बता सकते हैं क्या, कितनी स्पीड एक्वायर कर लेगा? डिस्टेंस आधी हो जाएगी तो स्पीड बता सकते हैं क्या? हाँ, गगनदीप बोल रहा है हाँ, कैसे कैसे बताएंगे? एनर्जी कंजर्वेशन से, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, है ना? एनर्जी कंजर्वेशन से अपन बता सकते हैं इनिशियल एनर्जी कितनी थी, फाइनल एनर्जी कितनी थी, तो जो भी लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, सॉरी लॉस इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगा वो गेन इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो वेरी गुड। और भी इसमें कुछ चीजें पूछी जा सकती है तो आप कर सकते हो। अब क्लियर? वंश बोल रहा है -q भी आगे आएगा सेम वेलोसिटी से। बेटा वंश नहीं, -q एक्चुअल कोई मास तो है नहीं, -q एक्चुअल कोई चार्ज तो है नहीं, बस यहाँ पे जो चार्जेस होंगे वो बढ़ते जाएंगे, वो चेंज होते जाएंगे। असली में यहाँ कोई -q पार्टिकल थोड़ी रखा है, वो तो ये इंड्यूस चार्जेस है, लग रहा है जैसे कि यहाँ पे -q था, तो इसकी कोई वेलोसिटी नहीं लेना, जो वेलोसिटी आएगी सिर्फ इसकी आएगी। ठीक, चलो। अब ऐसे ही और क्वेश्चन भी बन सकते हैं। जो मैंने एक बहुत बड़ी कंडक्टिंग प्लेट दे दी ना, इसको कई बार ऐसा वो 90 डिग्री वाली प्लेट भी देते हैं कि ये पूरा ऐसा कंडक्टर का रीजन है सर, ये इंफिनिटी तक है, ये इंफिनिटी तक है, और यहाँ पॉइंट से लग गया Q, इक्वल इक्वल डिस्टेंस डी पर। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन का एक अलग पार्ट होता है, ये इधर पूरा कंडक्टर है और यहाँ पॉइंट चार्ज रखा है। अब पूछ लेते हैं इससे फोर्स क्या होगा, तो इसमें मिरर जैसा कुछ कॉन्सेप्ट सोच लो। अब अपन ने समझ लिया कि इंड्यूस चार्ज नेगेटिव वाला आता है,
तो इस सरफेस पे यहाँ पर माइनस क्यू आ जाएगा, इस सरफेस की वजह से यहाँ माइनस क्यू आ जाएगा, और उन माइनस माइनस का यहाँ इमेज यहाँ प्लस क्यू हो जाएगा। तो यहाँ 3 इमेज चार्ज ले लेंगे, 3 इमेज बनती है तो 3 इमेज चार्ज ले लेना, यहाँ पे 3 इमेज बनती है तो ठीक है। चलो तो ये इस तरह के और क्वेश्चन पे मिल सकते हैं अपन को। क्लियर ये? बहुत बढ़िया, चलो ठीक है। आज अपन यही रुकते हैं, फिर आप लोग सारे इलस्ट्रेशन करना है आपको मॉड्यूल में से। मैंने 2 इलस्ट्रेशन खास तौर पे बोले आपको बहुत अच्छे हैं, वो तो कर ही लेना है ना। और मेरे पास एक डाउट आ रहा है 3 इमेज चार्ज कैसे आया बेटा। ये 2 मिरर जैसा ले लेना यार बेटा, 90 डिग्री के 2 मिरर है। जैसे ये एक प्लेन मिरर जैसा है तो चार्ज की एक इमेज बन गई, अब 2 90 डिग्री के मिरर है तो 3 इमेज बनेगी ना। ठीक है, यस अंशुल बिल्कुल सही। तो आपको मैंने 5th और 6th इलस्ट्रेशन कहा था, बहुत अच्छे है, करिएगा। 5th वाला तो शायद 1 2 3 4 में भी है क्वेश्चन वही वाला, और 6th वाला एक अच्छा क्वेश्चन है, वो अच्छे से करिएगा। और कल अगली क्लास में अपन स्टार्ट करने वाले हैं मॉडर्न अपना सॉरी करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो थोड़ा करंट इलेक्ट्रिसिटी देख लेना, नहीं भी देखो तो कोई दिक्कत नहीं, पर इलेक्ट्रिसिटी का जितना होमवर्क है वो कंप्लीट करके आना है। ठीक है, चलो लाइट की रेज भी भेज दे। लाइट मतलब इलेक्ट्रो करंट सॉरी ऑप्टिक्स की, हाँ भेज दूंगा ठीक है। और सेंटर पे मॉड्यूल की हार्ड कॉपी यस आपको मिल जाएगी। इनफैक्ट आपको विशाल सर को फोन करोगे तो शायद वो कोरियर वोरियर भी करवाते हैं, तो कुछ बच्चों को तो पहले दे भी दी थी, तो आप उनसे बात करके देख सकते हो। ठीक है, चलो अभी जो सिस्टम होगा वही आपको बता देंगे। चलिए बाय सबको, टेक केयर।